आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 12 चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा पर आधारित ये चैप्टर है, जिसमें मुख्यतः 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय इस चैप्टर का देखेंगे। इस चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, पृष्ठ, ठीक है। और रसायन तो आप जान रहे होंगे कि कोई केमिस्ट्री ऐसी है जो कि पृष्ठ पर होती है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सतह, ठीक है। तो देखो, सिंपल सी बात है, यदि कहीं कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई आ रहा है, ठीक है, और सरफेस पे ही कोई केमी रिएक्शन हो रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अंदर नहीं, मतलब कि उस पदार्थ के कोर में, भीतरी हिस्से में से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ सतह पर ही होता है। तो ऐसी जो रसायन होते हैं उन्हें हम, उनका अध्ययन पृष्ठ रसायन, जो रसायन विज्ञान की शाखा है, उसमें अध्ययन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, सर ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिसमें अभिक्रियाएं पृष्ठ पर होती हैं? देखिए, एक बहुत ही सरल अभिक्रिया है, लोहे में जंग लगना। तो आप सभी जानते हैं कि लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे के सतह पर ये जंग लगती है। सतह एक बार रस्टिंग हो जाती है, उसके बाद वो लेयर गिर जाएगा और फिर भीतरी लेयर में जंग लगना शुरू होता है। तो एक बहुत ही सरल उदाहरण है। इसके अलावा आप समझो, सोने की पानी चढ़ाना हो, किसी धातु कापर के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना है, तो ये भी एक प्रक्रम है कि आप सोने के जो पार्टिकल्स हैं गोल्ड के, वो कापर धातु पर आप कैसे डिपॉजिट कराते हो। तो कापर धातु पे कहाँ डिपॉजिट होगा? सिर्फ ऊपर, उसके सरफेस पर होगा, ठीक है ना। तो उसको हम, इन सब का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे, जिसको हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। और इसे आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं इस चैप्टर में जिसको सबसे पहले आप लोग को समझना होगा। सबसे पहले आप देखो, ये अधिशोषण। अधिशोषण शब्द सिंपल आप ऐसे समझना है कि ये पृष्ठ हो गया किसी भी पदार्थ का। जनरली हम यहाँ पर ठोस या द्रव की बात कर रहे हैं। यदि पृष्ठ है और पृष्ठ पर कोई ऐसा अणु जो यहाँ इसके सरफेस पर आकर जुड़ जाता है, सरफेस पर आकर अट्रैक्ट हो जाता है, इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एडजॉर्प्शन कहते हैं, एडजॉर्प्शन, ठीक। तो आप इसमें परिभाषा देखो, एनसीईआरटी ने दिया है कि अणु की स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव की स्थूल की अपेक्षा। अब स्थूल का मतलब क्या है? पृष्ठ के भीतर वाला जो है, सरफेस के भीतर, इसको स्थूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल, ठीक है। तो स्थूल की अपेक्षा पृष्ठ पर संचित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अधिशोषण एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर आकर जुड़ जाता है, संचित हो जाता है। इस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। इसमें दूसरी जो टर्मिनोलॉजी होती है, अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या है? जो अवयव पृष्ठ पर आता है यह घटना करने, अधिशोषण, ठीक है, उसे हम अधिशोष्य कहते हैं। तब आप ये समझे होंगे कि ये जो पृष्ठ है जिस पदार्थ का है, उसे क्या कहेंगे? तो देखो, उसे हम अधिशोषक कहते हैं। मतलब जो पृष्ठ हमको देता है, जो पृष्ठ प्रोवाइड करता है, किसके लिए? अधिशोष्य के लिए, उसे हम अधिशोषक कहते हैं। और इस घटना को हम अधिशोषण कहा जाता है। तो आपने ये जो 3 टर्म्स अभी तक आपने देखा है, अधिशोषण ये घटना है,
अधिशोष्य जो आएगा पृष्ठ पर जुड़ने, और अधिशोषक क्या है, जो सतह देता है, जो पदार्थ सतह प्रोवाइड करता है उसे हम अधिशोषक कहते हैं। तो अभी तक आपने ये 3 जो बेसिक मुख्य पद इस चैप्टर का आपने पढ़ा, तो आपके मन में उदाहरण आ रहा होगा कि सर कुछ उदाहरण बताइए। देखो एनसीईआरटी ने बहुत ही सरल भाषा में इस चैप्टर को लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ो। उदाहरण में देखो आप याद रख सकते हो सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल जो होता है ये ऐसा पदार्थ है जो मॉइस्चर को, मतलब नमी को, जल को, ठीक है, वो अधिशोषण करता है, ठीक है ना। इसी तरह एल्मुना जेल भी वही काम करता है, ठीक है। तो आप देखो इस तरह से कुछ उदाहरण याद रखो। चारकोल, ये भी कुछ गैसेस हैं जिनको ये सरलता से अपना पृष्ठ प्रोवाइड करके उनको अधिशोषित कर लेता है। तो ये तीनों आप देख रहे हो कि एक अच्छे अवशोषक की तरह कार्य करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे, एक्शन देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे एक्शन हैं, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिसमें ये पता चलता है कि अधिशोषण हो रहा है। तो देखो कुछ उदाहरण हैं जिसमें कुछ ही उदाहरण की बात करेंगे हम। मान लेते हैं एक बंद पात्र में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब गैसों को अगर आप रखते हैं तो ये गैस क्या करेंगे, अपना अपना आंशिक दाब के कारण गैस का कुल दाब बनाएंगे, मतलब जो टोटल दाब बनेगा इनके आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। लेकिन जब हम उस सिलेंडर में चारकोल डाल देते हैं तो ये देखा जाता है कि ये इसमें से कुछ गैसें इस चारकोल पर, मीन्स जो सतह प्रोवाइड करता है जिसको हम अधिशोषक कहते हैं, उस पर ये इनका अधिशोषण हो जाता है, जिसकी वजह से इन गैसों की संख्या उस पात्र में कम हो जाती है और दाब, जो कुल दाब है उसमें कमी आ जाती है। तो यह एक एक्शन है, एक कह सकते हैं प्रमाण है कि चारकोल अगर पाउडर फॉर्म में लेने के बाद आप किसी भरे हुए गैस के सिलेंडर में जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस भरी हुई हैं उनको लेते हैं तो ये देखा गया है कि गैस के दाब में कमी आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो दूसरा उदाहरण है, एक डाई होता है, डाई रंजक को हम डाई कहते हैं, जिसका नाम मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है। उसमें आप ध्यान देना है कि जब उसके विलयन में आप एनिमल चारकोल मिलाते हैं, ठीक है, और ये याद रखिएगा चारकोल जो होता है ये एक कार्बन का ही रूप होता है, कह सकते हो अपर रूप कह सकते हो इसको, ठीक है, जिसमें ये पोरस फॉर्म में होता है। इसमें इसके पृष्ठ पे ढेर सारी पोर्स होते हैं जो कि अधिशोषक का अच्छा कार्य करती हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि कार्बनिक रंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू के विलयन में अगर एनिमल चारकोल जो कि अधिशोषक की तरह कार्य करेगा मिलाया जाता है तो आप देखेंगे कि जो मिथाइलिन ब्लू के जो अणु हैं जिनके कारण वो रंग नीला हो रहा था, अब वो उनका अधिशोषण हो जाएगा और विलयन क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है, नीला रंग गायब हो जाता है। यह प्रमाण है कि अधिशोषण हुआ है, ठीक है। अब आप कुछ एक और टर्म्स देख सकते हो, विशोषण। विशोषण जो होता है ये अधिशोषण का उल्टा होता है। यदि कोई अधिशोष्य पदार्थ, ठीक है, इस पर एड्जॉर्ब होता है और बाद में ये पृष्ठ से निकल जाता है तो रिवर्स प्रोसेस है, अधिशोषण का उल्टा, मतलब जो जुड़ा वो फिर से बाहर निकल गया, तो उस घटना को हम विशोषण कहते हैं, पृष्ठ से हटाना या हटना, ठीक है ना। तो अब ये आप समझ गए होंगे कुछ टर्म्स जो मैंने आपको अभी बताया, अधिशोषण, ठीक है, अधिशोष्य और अधिशोषक, 3 टर्म्स।
आपने कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें अधिशोषण की क्रिया हो रही है। इसके बाद आपने विशोषण की बात किया है, जिसमें हम ये कहेंगे अधिशोषण का ये रिवर्स होता है। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी ने ये डिफरेंस जो कि 1-2 नंबर में आते हैं कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। तो देखो अधिशोषण अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अधिशोषण सिर्फ पृष्ठ पर होता है, ठीक है। ये ऐसी घटना है जिसमें आने वाले जो अधिशोष्य होते हैं, ठीक है, वो केवल सतह पर, अधिशोषित के सतह पर जुड़ते हैं, ठीक है, स्थूल में नहीं जा पाते हैं, अंदर स्थूल में मतलब भीतर नहीं जाते हैं। या हम ये कहें कि जो अधिशोष्य की जो सांद्रता होती है वो केवल पृष्ठ पर ही ज़्यादा होती है, जबकि बल्क में या जिसको स्थूल कहते हैं वहाँ नहीं पाई जाती है। जबकि अवशोषण जो होता है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सरफेस पे, ठीक है, पृष्ठ पे और स्थूल में बराबर मात्रा में अधिशोष्य के विलेय पाए जाते हैं। तो आप देखो ये सिंपल सी बात है समझना कि अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है, जबकि अधिशोषक की सतह से स्थूल में प्रवेश नहीं करता, ठीक है। जबकि अवशोषण में पदार्थ ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक अंतर होता है इसमें। उदाहरण के साथ हम लोग चलेंगे। यदि एक आप ग्लास लेते हैं और उसमें पानी डाल के इसमें आप स्याही डाल देते हैं, इंक डालते हैं, और चाक जो होती है, जो जिससे लिखा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको आप डुबो देते हैं तो आप क्या पाएंगे उसमें। आप निकालने के बाद ये देखेंगे कि उसका जो चाक का जो सरफेस है बाहर से जो देखने में वो नीला हो जाएगा, और जब आप तोड़ेंगे तो अंदर क्या पाएंगे, गीला रहेगा। तो नीला क्यों हुआ है, क्योंकि अधिशोषण हुआ है। किसका अधिशोषण हुआ है, स्याही के अणुओं का। और अंदर गीला क्यों हुआ है, क्योंकि बाहर भी गीला है अंदर भी गीला है। तो उसमें आप देखोगे जल के अणु जल के अणु क्या हुए हैं, अवशोषण हुआ है जल के अणुओं का। तो ये दोनों घटनाएं क्या हो रही हैं, साथ साथ हो रही हैं इस उदाहरण में। तो ये जब घटनाएं साथ साथ होती हैं तो उसको एक शब्द प्रयोग किया जाता है, शोषण। ये याद रखेंगे कि जब अवशोषण और अधिशोषण साथ साथ होते हैं तो उसको हम शोषण कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अधिशोषण की क्रिया विधि। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मैकेनिज़्म क्या है, अधिशोषण होता क्यों है। तो देखो कोई 2 चीज़ें हैं, ये भी पदार्थ है जो पृष्ठ प्रोवाइड कर रहा है और जो आ रहा है वो भी पदार्थ है, ठीक है। और आप जानते हो कि 2 लोगों के बीच यदि कोई जुड़ाव हो रहा है तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल। अब ये प्रश्न है कि आकर्षण बल कहाँ से आया है, किस तरह से आया है और ये कैसे डेवलप हो रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा समझो ध्यान से। देखो जब किसी अधिशोष से जो होते हैं उनके स्थूल के जो अणु होते हैं उनमें आपस में अट्रैक्शन होता है। तो स्थूल वाले जो होते हैं जब आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो स्थूल वाले सभी दिशाओं में बराबर बराबर कह सकते हो कि बल लगाते हैं किसी भी एक पार्टिकल्स पे। या हम ये कहें कि किसी भी पार्टिकल पे जो नेट बल होता है वो शून्य होता है। लेकिन यदि पृष्ठ पर कोई अणु है अधिशोष से क्या, तो आप देखोगे केवल नीचे वाले जो अणु हैं स्थूल के, वो केवल इस पर आकर्षण बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले अगर आप दिशा नीचे की ओर बल लगा रहे हैं तो इस अणु पर, जो अणु पृष्ठ पर है, उस पर नेट फोर्स नीचे की ओर होता है, नेट फोर्स। बहुत ध्यान समझिएगा। और इस नेट फोर्स जब डाउनवर्ड होगा तो इसी को हम बोलते हैं असंतुलित फोर्स। और इसी असंतुलित फोर्स के कारण यह जो होता है किसी फॉरेनर जो एड्जॉर्बेट होते हैं, जिसको हम अधिशोष से कह रहे हैं, उनको आकर्षित करता है। बात समझ रहे हैं। तो आप देखो ये असंतुलित जो बल होता है सतह पर, ठीक है,
यह मेन कारण होता है जो कि किसी अधिशोष्य को अपने पृष्ठ पर आकर्षित करता है। अब उससे एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि यदि हम आकर्षण होता है तो आप ये समझिएगा कि ऊष्मा रिलीज होती है। देखो, कोई भी आकर्षण होता है तो एनर्जी लॉस होती है, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। और रिपल्शन होता है तो एनर्जी बढ़ती है सिस्टम का। तो ये बात समझें आप कि अगर ऊष्मा निकलती है तो उसका जो पृष्ठ है, ठीक है, उसमें उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब सतह की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। और सतह की ऊर्जा कम होने से क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पृष्ठ ऊर्जा में कमी हो जाती है, ठीक है। उससे वो स्टेबल हो जाता है, दूसरे शब्दों में कहें कि वो सतह स्टेबल हो जाता है, जो अनबैलेंस था वो बैलेंस हो गया। तो देखो ध्यान देना, अगर ऊष्मा निकलती है तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा एच जो इंथैल्पी चेंज होता है, जिसको हम अभी आप उसको ऊष्मा भी समझ सकते हैं, उसकी जो साइन होती है, चिन्ह होती है, ऋण होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि ये प्रक्रिया स्वयं कैसे हो जाती है। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स ने कहा है कि यदि कोई स्पॉन्टेनियस अपने आप अधिशोषण होता है तो ज़रूर डेल्टा जी फ्री जो एनर्जी है, मुक्त ऊर्जा का जो परिवर्तन है, उसका कोई मान होगा जो ऋणात्मक होता है। ये याद रखिएगा कि स्वतः अभिक्रियाएं या स्वतः कोई क्रिया होता है तो उस अभिक्रिया की या उस क्रिया की डेल्टा जी जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे ऋणात्मक होता है अधिशोषण का। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि H जो डेल्टा H है वो माइनस होता है, ये आप पहले याद रखोगे। दूसरी बात कि जब आप किसी गैसीय सिस्टम को मान लेते हैं कि ये अधिशोष्य है, जब ये अधिशोषण होगा इनका, ठीक है, एक पृष्ठ पे, तो पहले क्या होते थे कि ये गैस दूर दूर होते हैं तो उसकी वजह से इसमें रेंडमनेस, मतलब कोई आर्डर नहीं होता है। तो याद रखिएगा जब रेंडमनेस ज़्यादा होती है ना तो उस सिस्टम की इंट्रापी जो होती है, डेल्टा एस चेंज जिसको कहते हैं, वो जो होती है अधिक होती है, ठीक है। तो आप एक बार मैं इसको फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये मान लो गैस है और ये बिखरा हुआ है, ठीक है। इस समय इसकी एंट्रापी ज़्यादा होगी यस का मान, लेकिन जब ये इसका अधिशोषण हो जाता है पृष्ठ पे तो आप देखोगे कि जब जो फाइनल स्टेट है उसमें ये आर्डर हो जाते हैं, मतलब ये बिखरे नहीं रहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जब ज़्यादा बिखराव होता है तो एंट्रापी ज़्यादा होती है, और जब आप बिखराव कम हो जाता है, ये आर्डर्ड हो जाते हैं, तो उसमें एंट्रापी में कमी हो जाती है। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एंट्रापी में कमी का मतलब होता है कि कितना चेंज का मतलब, यहाँ अगर हम चेंज में बात करें तो कमी को माइनस से दिखाया जाता है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया के बाद एंट्रापी जो चेंज होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो आप इसमें आप पहली बात जो मैंने आपको बताई, डेल्टा एच का मान अधिशोषण में माइनस था और डेल्टा एस का मान अधिशोषण में क्या था, अभी बात किया मैंने, माइनस, ठीक है। तो आप देखो डेल्टा जी का मान कैसे क्लियर होता है कि माइनस होगा। तो डेल्टा जी बराबर थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। अब इसमें देखो ये माइनस, ठीक, और डेल्टा एस भी माइनस था। तो यहाँ आप समझना होगा कि ये जो माइनस डेल्टा एस का है तो गणित कहता है कि ये जो माइनस होता है इसको प्लस कर देगा, तो ये पोर्शन टी डेल्टा एस प्लस हो जाएगा। लेकिन तो यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक डेल्टा एच का मान माइनस होता रहता है तब तक डेल्टा जी का मान माइनस दिखाएगा। बात समझे कि नहीं। जैसे देखो डेल्टा एच का मान अगर ज़्यादा होगा तो ऋण का मान ज़्यादा होगा, और टी डेल्टा एस का मान यहाँ पे धन हो चुका है तो दोनों आपस में घटेंगे, ठीक है। तो यदि डेल्टा एच का मान ज़्यादा होगा तो डेल्टा जी का मान माइनस होता है। तो शुरू में यही होता है कि डेल्टा जी का मान इसलिए निगेटिव होता है कि डेल्टा एच का मान ज़्यादा निगेटिव है और टी डेल्टा एस का मान उससे कम आता है,
इसलिए डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगा कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का मान दोनों बराबर हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस केस में जब बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा जी का मान कितना होगा, कौन बताएगा भाई? डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है। और यह अवस्था याद रखिएगा, इसको साम्य की अवस्था कहते हैं। किसकी अवस्था? साम्य की अवस्था। ठीक है, ये लास्ट लाइन आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सभी बातें इसी टॉपिक से आपको मैंने बताया है। एक एक लाइन आप इसको पढ़ें और हमारे जो टॉपिक्स है उसको भी ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अधिशोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।